हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में चौथा चैप्टर हम लोगों ने पूरा कर लिया था। अब हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एस.सी. वर्मा का जो 5th चैप्टर है उसके क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल करते हैं इस लेक्चर में, उसके बाद ऑब्जेक्टिव 1 करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव 2 करेंगे और फिर उसका एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन करेंगे। पूरा एस.सी. वर्मा का बुक वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 हम लोग कवर करना है, तो चैप्टर वाइज हम लोग मूव कर रहे हैं। तो हम लोग चैप्टर नंबर 5 में है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, उसका हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे पहले, ठीक है। वो मतलब बुक में सॉल्व है पर फिर भी अच्छे क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा उसको हम लोग इलेबोरेट करके इसको देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो क्या है, ए बॉडी ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय 2 स्ट्रिंग्स मेकिंग एंगल अल्फा एंड बीटा विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। फिगर नहीं दिया, फिगर बना सकते हैं हम लोग। ये आपको मान लो एक यहाँ से स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है, और एक स्ट्रिंग सपोज करो इस जगह से है, ठीक, और यहाँ पे मास हम लोगों ने हैंग कर दिया है, ये हैंग द मास से बॉडी ऑफ मास m, ठीक है। ये यहाँ से ये फिक्स जॉइंट है, ये फिक्स है, और ये एक बॉडी हैंग कर दिया, ठीक है। ये स्ट्रिंग जो है एंगल अल्फा बना रहा है, सपोज को ये अल्फा बना रहा है और ये बीटा एंगल बना रहा है, ठीक। पहला काम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। कोई भी मैकेनिक्स का क्वेश्चन हो, कोई भी डायनेमिक्स का क्वेश्चन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का, आप पहले बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए, बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए। बॉडी यहाँ पे क्या है, ए बॉडी ऑफ मास m, ठीक। अब फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हो, जितने भी फोर्स है, जो भी इसका इंटरेक्शन सराउंडिंग के साथ है, इस बॉडी का जो भी इंटरेक्शन सराउंडिंग के साथ है, इसका जो भी इंटरेक्शन सराउंडिंग के साथ है, उसको फोर्स के टर्म में दिखाना होता है। इसका जो जो इंटरेक्शन सराउंडिंग के साथ है उसको हम लोग फोर्स के टर्म्स में दिखाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? जैसे इसका इंटरेक्शन क्या है, ये किससे किससे इंटरेक्ट कर रहा है, एक तो अर्थ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, एक तो ये अर्थ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो अर्थ का इंटरेक्शन को हम लोग यहाँ mg से दिखा देते हैं। mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। और किससे इंटरेक्ट कर रहा है, और ये दोनों स्ट्रिंग से कर रहा है, ये दोनों स्ट्रिंग से कर रहा है। मान लो स्ट्रिंग नंबर 1 है और स्ट्रिंग नंबर 2 है, दो अलग अलग स्ट्रिंग है, उनसे इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये स्ट्रिंग क्या करेगा, स्ट्रिंग इस पे टेंशन फोर्स लगाएगा, और टेंशन का डायरेक्शन हमेशा स्ट्रिंग के डायरेक्शन में होता है, टेंशन का डायरेक्शन हमेशा ही स्ट्रिंग के डायरेक्शन में होता है। तो इससे स्ट्रिंग किधर है, एक इस साइड है अल्फा एंगल बनाता हुआ हॉरिजॉन्टल से, और एक इस साइड है बीटा एंगल बनाता हुआ हॉरिजॉन्टल से। तो एक तो एंगल अल्फा बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, ये हो गया मान लो T1, T1 is the tension in this string, string number 1, and T2 is the tension in the string number 2, ठीक है। ये एंगल कितना बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है। ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। समझ में आ रहा है आपको? फिर ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। और मैंने आपको बताया पहले भी कि जब हम लोग ट्रांसलेशन, व्हेन वी आर इनटू ट्रांसलेशनल डायनेमिक्स, जो रोटेशन का बात अलग है, लेकिन जब हम लोग ट्रांसलेशनल डायनेमिक्स में होते हैं, जब बॉडी का हम लोग सिर्फ लीनियर, मतलब दो तरह का देखो फिजिकल स्टेट होता है बॉडी का। एक जब भी हम लोग मैकेनिकल स्टेट का बात करते हैं, तो मैकेनिकल स्टेट कंप्राइज ऑफ 2 थिंग, ट्रांसलेशनल स्टेट एंड रोटेशनल स्टेट। ट्रांसलेशनल स्टेट का मतलब होता है बॉडी कहाँ लोकेटेड है स्पेस में, बॉडी का स्पेस में क्या लोकेशन है, और डायनेमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कैसे वो लोकेशन चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल डायनेमिक्स। ट्रांसलेशनल स्टेट क्या आता है, ट्रांसलेशनल स्टेट बेसिकली टॉक्स अबाउट पोजीशन ऑफ बॉडी इन स्पेस। और रोटेशनल स्टेट क्या बात करता है, वो कहता है व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी स्पेस, बॉडी हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है, इसकी बात करेगा। तो अभी हम लोग रोटेशन के पहले जितना भी मैकेनिक्स का पार्ट पढ़ रहे हैं वो ट्रांसलेशनल डायनामिक्स पढ़ रहे हैं। हम लोग इंटरेस्टेड है कि बॉडी कहाँ लोकेटेड है, उसका लोकेशन किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो जब भी हम लोग ट्रांसलेशनल डायनामिक्स में होते हैं तो बॉडी को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। वी ट्रीट द बॉडी एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, बॉडी को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। द होल बॉडी इज रिगार्डेड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, पूरा मास जो है एक
बिंदु की तरह बिहेव करता है। यही रोटेशन में अलग हो जाता है, रोटेशन में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वहां हम बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। सो इफ आई ट्रीट द बॉडी एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, यू हैव थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट, वन इज mg, अदर इज t1 और बाकी t2 है। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, इक्विलिब्रियम का केस है, सस्पेंड कर दिया मास को ना, मास मूव नहीं कर रहा है, इक्विलिब्रियम का केस है, तो फिर भी आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर लो, ड्रा ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा ड्रा कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स एक्सिस के लॉन्ग आ जाए। तो यहाँ पे चलो ऐसा ही ड्रा कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करना ऐसे ऑब्जर्वर का डिस्क्रेशन होता है, कैसा भी चूज करेंगे तो आपका सवाल बनेगा। मतलब न्यूटन लॉज कभी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में कुछ नहीं बोलता, इनफैक्ट कोई भी लॉ कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में कुछ नहीं बोलता है। तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, लेकिन चूज ऐसा करो कि मतलब कुछ फोर्सेज एक्सेस के लॉन्ग आ जाए, ताकि उसको रिजॉल्व नहीं करना पड़े, ठीक है, अब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन एंड नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन बोथ आर जीरो। ठीक है, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन एंड नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन विल बी जीरो। सो व्हाट इज नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, ये mg तो पूरा का पूरा वाई डायरेक्शन में है, तो जो वाई डायरेक्शन में पूरा का पूरा है उसका x के लॉन्ग तो कोई कॉम्पोनेंट होगा नहीं। सो व्हाट इज नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, t1 cos अल्फा माइनस net force in x direction is total force acting in positive x direction minus total force acting in negative x direction. T1 cos alpha minus T2 cos beta, and that is equal to 0 because the body is in equilibrium. So net force in x direction will be 0. Net force in x direction will be 0. Net force जो है x direction में 0 हो जाएगा, and net force in y direction will also be 0. So what is net force in y direction? Total force acting in positive y direction minus total force acting in negative y direction. So what is total force acting in positive y direction? T1 का एक कॉम्पोनेंट y के लॉन्ग होगा, T2 का भी एक कॉम्पोनेंट y के लॉन्ग होगा, माइनस mg। ये क्या आ जाएगा, T1 साइन अल्फा, T2 क्या पूछा है तुमसे, दोनों स्ट्रिंग का टेंशन पूछा है। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन से निकल जाएगा तुम्हारा। T1 T2 निकालना है ना, दो अननोन है, दो इक्वेशन आ गया है, निकल जाएगा। पहले तो इसको तुम T1 को T2 के टर्म्स में लिख लो, T2 cos बीटा अपॉन cos अल्फा, और यहां पुट कर दो इसको, T2 mg को ले लो राइट हैंड साइड में, T2 कॉमन आ जाएगा ना, T2 कॉमन आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, cos बीटा हम लोग आदत है कि अल्फा पहले लिखते हैं बीटा बाद में लिखते हैं, तो साइन अल्फा कॉस बीटा कर लो, नहीं ना थोड़ा सा ऑड लगता है कॉस बीटा साइन अल्फा लिखने में। साइन अल्फा कॉस बीटा हो गया, ये क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा साइन बीटा। ट्रिग्नोमेट्री तो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे जी आप लोग। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा क्या होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, यही होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा T2 साइन अल्फा प्लस बीटा cos alpha equal to mg. That implies T2 equals to mg cos alpha upon this. Okay, T1 क्या हो जाएगा,
T2 cos बीटा अपॉन cos अल्फा, क्या आ जाएगा, mg cos बीटा अपॉन, ठीक है भाई। कोई डाउट हो हमेशा पूछ सकते हैं आप, ऑलवेज रेडी टू आंसर ये क्वेश्चन, क्योंकि आंसर मिलाते हुए चलते हैं, है ना। ऐसा तो सही है मेरा आंसर तो, बट फिर भी कैलकुलेशन वाला मिलाना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बट ठीक है हमारे पास मिलाने का सिस्टम, तो मिला लेते हैं, ठीक है, सही है, ठीक है भाई, ओके गुड। पहला क्वेश्चन था ये, पिछला चैप्टर में था इजी था, इस चैप्टर में था ठीक है क्वेश्चन, मतलब ये सब करने लायक क्वेश्चन है। एससी और का सारा क्वेश्चन कर लीजिए, अच्छा तैयारी हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम प्रीवियस पेपर भी कर ही रहे हैं, है ना, प्रीवियस पेपर भी आप कर सकते हैं, इतना तो मिनिमम चाहिए। एससी और का सारा क्वेश्चन करना है, और प्रीवियस पेपर जितने भी आईआईटी जेई में आया है, मेन एडवांस अभी तक जितने भी आए हैं शुरू से 80 के दशक से क्वेश्चन मिल जाए वो भी करिए, ठीक है। 80-90 में जो क्वेश्चन आया है वो भी करिए, पहले अच्छा क्वेश्चन आता था, अभी भी अच्छा ही आता है, ठीक है। आईआईटी जेई का नीट का क्वेश्चन करिए, जो नीट का तैयारी कर रहे हैं वो भी एससी वर्मा करेंगे, जेई प्रीवियस नहीं करेंगे, नीट का अपना क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लेकिन आईआईटी जेई वाले फिर जेई का भी करेंगे, एससी वाला तो कॉमन है, ये तो करना ही है आपको। पहला क्वेश्चन, अच्छा पहला तो थंबनेल था, ये देखो क्वेश्चन, two bodies of mass m1 and m2 are connected by light string going over a smooth light pulley at the end of incline। ये थोड़ा सा टाइपिस्ट लोगों ने ना खेला कर दिया है इसमें, ये ऐसा होगा, ठीक है, इसको ऊपर से जा रहा है, ठीक है, यहां से जुड़ा हुआ नहीं है। अच्छा क्या बोल रहा है भाई, mass m1 lies on the incline and m2 hangs vertically, the system is at rest, system rest पे है, find the angle of incline and the force exerted by incline and, अच्छा ये 2 बार लिख दिया है, टाइप करवाए हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि पीडीएफ हम उठा के और चेप दिया, नहीं, टाइप करवाए हैं, ताकि मतलब दूसरे का बुक है ना जी, तो ऐसे पीडीएफ उठा के नहीं काट के डाल सकते हैं, टाइप करवा के किया है। हाँ क्या है, द सिस्टम इज एट रेस्ट, फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लाइन एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय इंक्लाइन ऑन द मास m1। अच्छा थीटा निकालने बोल रहा है, आप पूछ रहा है कि m1 पे क्या फोर्स लग रहा है, ये पूछ रहा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंक्लाइन ऑन बॉडी ऑफ मास m1। देखो भाई सब कुछ रेस्ट पे है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, आप एक काम करो m1 और m2 का पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर लो, हमेशा ही आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करेंगे। और एक चीज और ध्यान रखिए कि फ्री बॉडी डायग्राम में इसी मत ड्रा कर दिया करो, अलग से बॉडी उठाओ, ठीक है, और ड्रा करो, आलस नहीं करना है। देखिए एक हो गया ये m1 हमारा, ठीक, दूसरा बॉडी क्या हो गया, हैंगिंग बॉडी है m2। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करना होता है, जो भी इंटरेक्शन उसका सराउंडिंग के साथ है उसको फोर्स के टर्म में दिखाना है, जो भी इंटरेक्शन उस बॉडी का सराउंडिंग के साथ है उसको इन टर्म्स ऑफ फोर्स दिखाइए। ये दोनों बॉडी किससे किससे इंटरेक्ट कर रहा है, ऑफ कोर्स हम लोग मान के चलते जब सवाल करते हैं कि धरती नीचे है, हमेशा धरती को मान के चलते हैं कि वी आर डूइंग प्रॉब्लम ऑन द अर्थ, सो एवरीवन इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद द अर्थ, तो ये दोनों बॉडी भी अर्थ से इंटरेक्ट करेगा। और अर्थ का इंटरेक्शन को कैसे डिनोट करते हो, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ इज बेसिकली वेट, तो ये दोनों बॉडी अर्थ से इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये फोर्स लगा देंगे। ये फोर्स क्या दिखा रहा है, अर्थ के साथ इन बॉडीज का इंटरेक्शन दिखा रहा है, अर्थ के साथ इन बॉडीज का इंटरेक्शन दिखा रहा है। और किससे किससे इंटरेक्ट कर रहा है, दोनों ही मास स्ट्रिंग से इंटरेक्ट कर रहा है। स्ट्रिंग क्या करता है, टेंशन एक्सर्ट करेगा,
और टेंशन का डायरेक्शन हमेशा ही स्ट्रिंग की तरफ रहेगा। तो यहाँ स्ट्रिंग किधर है, अप द इंक्लाइन, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में टेंशन होगा, जिस डायरेक्शन में स्ट्रिंग होगा उस डायरेक्शन में टेंशन लगा देंगे, ठीक है। स्ट्रिंग सेम रहेगा तो थ्रू आउट टेंशन भी सेम रहेगा, अनलेस कि हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स में ना हो, ठीक है। रोटेशनल डायनेमिक्स में क्या होता है, पुली घूमता है, फ्रिक्शन भी होता है, तो उस केस में इन दोनों ब्रांच में अलग अलग टेंशन आता है। लेकिन अभी तो हम लोग रोटेशन में है नहीं, ठीक है। तो अभी तो स्ट्रिंग जो है पुली के ऊपर स्लाइड कर रहा है, स्लिप कर रहा है, तो टेंशन थ्रू आउट इज गोइंग टू बी सेम। तो अगर यहाँ टी होगा तो यहाँ भी टी होगा, ठीक है। टेंशन का डायरेक्शन हमेशा स्ट्रिंग का डायरेक्शन होता है, टेंशन का डायरेक्शन जिधर स्ट्रिंग रहे उधर टेंशन लगाना है, ठीक। M2 का तो हो गया भाई, M2 अर्थ के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, M2G दिखा दिया और स्ट्रिंग का टेंशन दिखा दिया, ओके। स्ट्रिंग का हम लोगों ने टेंशन दिखा दिया, ठीक है। M1 और किससे इंटरेक्ट कर रहा है, M2 देखो इसके साथ टच में भी नहीं है, इंक्लाइन प्लेन के साथ। M1 और किससे इंटरेक्ट कर रहा है, M1 एक तो अर्थ से इंटरेक्ट किया कि स्ट्रिंग से इंटरेक्ट किया, दूसरा जिसके ऊपर बैठा हुआ है इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन क्या कर रहा है, इंक्लाइन प्लेन इसका मोशन को इस डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर रहा है, और जिस डायरेक्शन में मोशन कंस्ट्रेन होता है उसके उल्टे डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन जिस डायरेक्शन में मोशन कंस्ट्रेंड है उसके उल्टे डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ठीक है। उसके अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। समझ में आ रहा है जी ये, आर यू गेटिंग दिस? बस यही इंटरेक्शन है इनका, यही इंटरेक्शन है। यहाँ पे M1G क्या है, इट इज शोइंग द इंटरेक्शन द बॉडी हैज विद द अर्थ। T क्या है, इंटरेक्शन विच बॉडी इज हैविंग विद द स्ट्रिंग। एंड N क्या है, इंटरेक्शन विच दिस M1 इज हैविंग विद द inclined plane which is constraining the motion of M1 in this direction. How? By applying a normal reaction. By applying a normal reaction, it is constraining the motion of this body into the incline. ठीक है, यही फ्री बॉडी डायग्राम है। इक्विलिब्रियम का केस है, लिख रखा है सिस्टम इज एट रेस्ट, सिस्टम इज एट रेस्ट लिख रखा है। आपको क्या निकालना है, आपको N निकालना है। N इज द फोर्स विच इंक्लाइन इज एक्सर्टिंग ऑन M1, यही निकालना है जी। फोर्स एक्सर्टेड बाय इंक्लाइन, इंक्लाइन को क्या फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, N फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। इंक्लाइन इज एक्सर्टिंग N फोर्स, राइट, ठीक है। और क्या निकालना है, एंगल निकालना, थीटा निकालना। दो अननोन है, इक्वेशन भी आ ही जाएगा। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ भी ड्रा करें, हमेशा ही कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कीजिए, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करेंगे तभी क्लियर होगा कौन से फोर्स को रिजॉल्व करना है, किसको रिजॉल्व नहीं करना है, समझ रहे ना। कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करने के बाद ही पता चलेगा कि किसको रिजॉल्व करना है, किसको नहीं रिजॉल्व करना है। अपने मन से कुछ भी मत रिजॉल्व कर दिया करो, इसलिए हम बोलते हैं कि अलग से ड्रा करो। ये एक्स ले लिया या वाई ले लिया, कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करना आपका डिस्क्रेशन है, आपका फ्रीडम है। आप मतलब लॉज ऑफ नेचर जो है, नेचर कभी भी किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को रेफर नहीं करता है, किसी को प्रेफरेबल नहीं मानता है। तो इट इज़ योर फ्रीडम टू ड्रा द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ योर चॉइस। तो चूंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, तो इस फ्रीडम का यूज कीजिए, ठीक है। ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स एक्सेस के लॉन्ग आ जाए। जैसे हमने यहाँ ड्रा किया, दोनों फोर्स वाई एक्सिस के लॉन्ग आ गया, ठीक है। यहाँ पे दिस इज योर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई, या राइट में ले लो एक्स को, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ठीक। इक्विलिब्रियम का केस है, ये एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये आपका थीटा हो जाएगा। समझ रहे हो ना भाई? ये थीटा हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया, ये 90 डिग्री है तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक। अब क्या करोगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा दो भाई। इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन विल बी जीरो और नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन विल बी जीरो। सो व्हाट इज नेट फोर्स इन वाई, एक्स डायरेक्शन में तो कुछ है नहीं। व्हाट इज नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन, टोटल फोर्स इन पॉजिटिव वाई माइनस टोटल फोर्स इन नेगेटिव वाई, दैट विल बी जीरो, ठीक।
यहाँ पे net force in x direction will be 0. What is net force in x direction? Total force in x direction minus total force in negative x, total force in positive x direction minus total force in negative x direction. ठीक है. Net force in y direction will be 0. Net force in y direction is force in positive y direction minus force in negative y direction. ठीक है. क्या अननोन है? एन निकालना है, थीटा निकालना है. एन निकालना है, थीटा निकालना है. तो यहां से तो क्लियर है ना जी. टी इज व्हाट? m2g. अब ये क्या हो जाएगा? m2g माइनस m1g साइन थीटा इक्वल टू 0. यानी साइन थीटा इज m2 by m1. Sin theta is m2 by m1. क्लियर? n निकालना है. n क्या होगा? m1g cos थीटा. अब sin थीटा पता है तो cos थीटा भी निकल ही जाएगा तुम्हारा. sin थीटा क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. So this is what? This is that is your n. ठीक है, क्लियर है? मिला लें आंसर. ठीक है. थीटा इज साइन इनवर्स m2 by m1 और n ये हो जाएगा. क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए. बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं ताकि कोई इशू ना आए. बिल्कुल आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है. कोई जल्दी नहीं. ठीक है, अगला क्वेश्चन करें. ये देखिए, a bullet moving at 250 मीटर पर सेकेंड penetrates 5 सेंटीमीटर into tree limb. पेड़ के अंदर बुलेट घुस गया और कितना अंदर चला गया? 5 सेंटीमीटर ट्रेवल कर गया बिफोर कमिंग टू रेस्ट. 5 सेंटीमीटर ट्रेवल किया बिफोर कमिंग टू रेस्ट. Assuming that the force exerted by tree limb is uniform. जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है बुलेट जब घुस रहा है ट्रीज के अंदर, तो पेड़ जो है ना कांस्टेंट फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, रेजिस्टिव फोर्स जो उसको रोक रहा है. वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट करेंगे तो वेलोसिटी घटेगा, धीरे धीरे बॉडी रुक जाएगा. फाइनेस्ट मैग्नीट्यूड मास ऑफ बुलेट इज 10 ग्राम. लेट दिस फोर्स एग्जर्टेड इज F. So force, suppose the force exerted is F. ठीक है, तो डी एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? F by m. m कितना है तुम्हारा? 0.01. 100 F. बुलेट 10 ग्राम का है ना, केजी में कन्वर्ट कर दोगे. हमेशा हम लोग ऐसा यूनिट में वर्क करते हैं. ठीक है, लेंथ का मीटर और मास को केजी में और टाइम को सेकंड में. ये एक्सेलरेशन हो गया. अब वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है. ये हो गया. फाइनल वेलोसिटी चूंकि 0 है तो v को 0 कर दो. ठीक है, तो क्या आ जाएगा? a इज u स्क्वायर बाई 2s. u क्या है? 250 मीटर पर सेकेंड. s कितना है भाई? 5 सेंटीमीटर, 0.05 सेंटीमीटर. ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा. 5 दूनी 10 और 25 इंटू 25 625. और ये कितना है? 100 F के बराबर.
एफ कितना हो जाएगा 6250 न्यूटन, 6250 न्यूटन। क्लियर है? 6250 न्यूटन। बिल्कुल सही है। ठीक है, चलेगा। इजी क्वेश्चन था, कुछ बीच में इजी होना चाहिए, है ना, ताकि करने वाला फ्रस्ट्रेट ना हो कि कुछ भी नहीं बन रहा है यार। फोर्स ऑन पार्टिकुलर मास m इज mass 10 gram is 10I plus 5j. If it start from rest, what would be its position at time t equal to 5 second? फोर्स कितना लग रहा है भाई? फोर्स इज 10I plus 5j and this is equal to mass into acceleration. मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना दिया हुआ है तुम्हारा? 10 ग्राम, 0.01 kg। ठीक है, so what is acceleration? Acceleration is 1000I plus 500j। और एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ? एक्सेलरेशन इज ax ay हो गया ना एक तरह से यार, ax ay हो गया। अब देखो चाहो तो अलग अलग भी कर लो यार, कोई इशू नहीं है। या तो अगर पोजीशन निकालना चाहते हो तो पोजीशन क्या होता है तुम्हारा? पोजीशन इज इनिशियल वेलोसिटी t गलत लिखे हैं, देखो कहाँ से आ रहा है। अगर एक्सेलरेशन a तुम्हारा कांस्टेंट है तो क्या लिख सकते हो इसको? dv बाई डी टी। तो अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा? सॉरी, at t equal to 0, suppose the velocity vector u vector, u naught vector, and v is the velocity at time t equal to 0 पे वेलोसिटी u naught वेक्टर है और t पे वेलोसिटी v डैश वेक्टर है। तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा? v माइनस u naught। और चूंकि a वेक्टर कांस्टेंट है जैसे यहाँ पे है, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक, अब यहाँ से क्या आ जाएगा जी? v वेक्टर इक्वल्स टू u naught वेक्टर प्लस 80। ठीक, अब v क्या होता है? dr बाई डी टी होता है। फिर इसको इंटीग्रेट कर लो तो इनिशियल वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट वेक्टर, a इज आल्सो ए कांस्टेंट वेक्टर। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करो, 0 0। मान लो शुरू में पोजीशन इसका लेफ्ट से r0 है और टाइम t पे r है, तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा? r0 r माइनस r0 u naught t प्लस a बाहर आ जाएगा जी, और t इंटीग्रेट होके ये आ जाएगा। वही लिखा है हमने। ठीक है, थोड़ा सा इसमें लोचा है इस क्वेश्चन में। इसको ये भी लिखना चाहिए था कि शुरू में पार्टिकल, तो ये भी लिखना चाहिए था कि इनिशियली पार्टिकल वाज एट ऑरिजिन, क्योंकि फार्मूला तो ये है ना, इफ इनिशियली पार्टिकल इज एट ऑरिजिन तो आर नॉट विल बी जीरो वेक्टर, क्योंकि आपको यहां से तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा ना, यहां इस इंफॉर्मेशन से डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। पोजीशन पूछ रहा है, पोजीशन तभी निकलेगा जब इनिशियल पोजीशन पता हो। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अब कुछ नहीं दिया है तो मान के चल सकता है कि चलो ऑरिजिन पे था बाय डिफॉल्ट। ठीक है, कोई पोजीशन वेक्टर यहां से डिस्प्लेसमेंट निकल के आता है तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि आर नॉट इज जीरो है, टी इक्वल 0। ठीक है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन और दे रखा है कि इनिशियली द बॉडी वाज एट रेस्ट, मतलब यू नॉट इज 0। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है तुम्हारा? 1000 आई कैप प्लस
5,500 जे कैप टी स्क्वायर, टी क्या है तुम्हारा 5 सेकेंड, स्क्वायर हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो जो आर वेक्टर होगा तुम्हारा वो क्या हो जाएगा भाई 25 × 500, मतलब यही आएगा ना 500 हो जाएगा, 500 × 25, 25 125। और ये क्या आ जाएगा, ये भी 250 हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट है ऐसे तो, ठीक है। तो इफ आई अज्यूम के इनिशियली द बॉडी वाज एट ऑरिजिन, देन आई कैन से दिस इज द पोजीशन, ठीक है, ठीक है ये। बट द क्वेश्चन शुड स्पेसिफाई दिस आल्सो कि बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम ऑरिजिन, राइट, क्योंकि ऐसे डिस्प्लेसमेंट है, ये है एक्चुअली, ठीक है। ठीक है, ये देखो, with what acceleration a should the box descend so that block of mass m exert force mg/4 on the floor of the box। बॉक्स का जो बॉडी है ना उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए। बॉडी का फ्री बॉडी, जो बॉडी दिया हुआ है उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। बॉडी ऑफ मास m किससे किससे इंटरेक्ट कर रहा है, एक तो अर्थ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, और एक बॉक्स का सरफेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। बॉक्स का सरफेस क्या कर रहा है, इसके मोशन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर रहा है। और कैसे कर रहा है, बाय अप्लाइंग ए नॉर्मल रिएक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन, बाय अप्लाइंग ए नॉर्मल रिएक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये एन किसने लगाया, एन जो है बॉक्स ने लगाया, किस पे लगाया, ब्लॉक पे लगाया। तो ब्लॉक भी बॉक्स को छोड़ेगा नहीं, वो भी एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा, वो भी एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा जो इक्वल और ऑपोजिट होगा। ये एन किसने लगाया, ब्लॉक ने लगाया है, ये एन किसने लगाया, बॉक्स ने लगाया है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है, अगर ऑब्जर्वर बाहर है, यहां खड़ा है, तो क्या एक्सेलरेशन देखेगा, जो एक्सेलरेशन बॉक्स का है वही एक्सेलरेशन वो ब्लॉक के अंदर देखेगा, ठीक है। बॉक्स कितना, ब्लॉक जो है बॉक्स पर कितना फोर्स लगा रहा है, एन फोर्स लगा रहा है, बॉक्स कितना लगा रहा है, एन फोर्स लगा रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट है। ये ऊपर लगा रहा है, बॉक्स इस पे ऊपर लगा रहा है, और ब्लॉक बॉक्स पे नीचे लगा रहा है। दिस इज एक्शन रिएक्शन फोर्स, किसी को भी एक्शन, दूसरे को रिएक्शन बोल सकते हो, ठीक। बस एन दिया हुआ है तुमको, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डायरेक्शन दे रखा है। सो व्हाट इज नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, total force in downward direction minus total force in upward direction will be equal to the acceleration in downward direction। अब आपको n का वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, mg/4 दे रखा है, mg/4 पुट कर दो, कहाँ गायब रहता है, ये क्या आ जाएगा बताओ, 3g/4, 3g/4, ठीक। 3g/4 will be the acceleration, ठीक। 3g/4 is going to be the acceleration, clear। ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, the block A of mass m is tied to a fixed point C, C पे टाई कर रखा है, on a horizontal table through a string passing through a massless smooth pulley B, ठीक है। A force F is applied by the experimenter to the pulley, ठीक है, बढ़िया है। Show that if the pulley is displaced by distance x, block will displace by distance 2x, and find the acceleration of the block and pulley।
इजी है। देखो बहुत टीचर लोग जो है ना क्या पढ़ाता है जी, कंस्ट्रेंट इक्वेशन। देखो वो सब कॉमन सेंस है, तो अलग से कुछ कंस्ट्रेंट इक्वेशन टाइप का कोई चैप्टर पढ़ने का जरूरत नहीं है। और उतना जो बहुत सारा 4 5 6 पुली दे देता है, खूब सारा स्ट्रिंग दे देता है, उस टाइप का आता भी नहीं है क्वेश्चन। लोग इसलिए पढ़ाते हैं कि बच्चों को अच्छा लगता है, और टीचर थोड़ा अपने आप को समझता है कि अरे देखो ऐसे हो गया भाई, देखो 4 5 6 पुली है, देखो ऐसे निकल गया। तो टीचर को सेखी बगाड़ने का एक उसमें मौका मिल जाता है। तो मैं देखता हूँ बहुत सारे टीचर खूब 3 4 दिन कंस्ट्रेंट इक्वेशन पढ़ा रहे हैं। अरे उतना तो कॉमन सेंस से निकल जाएगा भाई, ठीक है, इसमें भी निकल जाएगा। उसके लिए अलग से कोई चैप्टर पढ़ाने के बच्चे लोग को जरूरत नहीं है कंस्ट्रेंट इक्वेशन, ठीक है। हम आपको नहीं पढ़ाएंगे कंस्ट्रेंट इक्वेशन, हम सब सॉल्व करके दिखाएंगे आपको, और कॉमन सेंस अप्लाई करके। एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकालना इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है। और जो बहुत सारा पुली और बहुत सारा स्ट्रिंग लगा के जो क्वेश्चन करवाते हैं लोग ना, वो आता भी नहीं है, उतना नहीं आता है भाई, उस तरह का वो क्वेश्चन कभी हम नहीं देखते, ठीक है। तो हम जैसे कर रहे हैं वैसे समझो। तो क्या बोल रहा है, फोर्स पहले तो ये बताओ, पुली अगर एक्स डिस्प्लेस होगा तो ब्लॉक कहाँ कितना डिस्प्लेस होगा। मान लो पुली को हम एक्स डिस्प्लेस कर दिया, सपोज करो पुली यहाँ चला गया, सपोज को यहाँ, ठीक है, एक्स डिस्प्लेस कर दिया पुली को, तो सेंटर ही एक्स मूव कर जाएगा ना, सेंटर जो है एक्स मूव कर जाएगा, ठीक। अब देखो जब पुली वहां रहेगा तो स्ट्रिंग का क्या हिसाब किताब बनेगा, स्ट्रिंग का क्या हिसाब किताब बनेगा है? कैसा कलर लेना है, ब्लू ले लेते हैं। स्ट्रिंग कैसे जाएगा, स्ट्रिंग यहां से आगे जाएगा, है ये हो जाएगा ना स्ट्रिंग। कितना स्ट्रिंग का और जरूरत पड़ा, एक्स यहां और एक्स यहां। अब ये 2x स्ट्रिंग कहां से आएगा बताओ, ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रिंग का जरूरत पड़ रहा है, एक्स ऊपर एक्स नीचे, कहां से आएगा। इधर तो फिक्स है तुम्हारा, इधर से तो आ नहीं सकता, इधर से तो फिक्स है ना, इधर से कहां स्ट्रिंग आएगा, यहां तो फिक्स ज्वाइंट है। जिधर मूवेबल है उधर से ही आएगा ना, जिधर मूवेबल है उधर से ही आएगा ना जी। देखो एक्स मूव की है तो ऊपर एक्स स्ट्रिंग का जरूरत पड़ा और नीचे एक्स स्ट्रिंग का जरूरत पड़ा, यानी टोटल रिक्वायरमेंट जो स्ट्रिंग के लेंथ का हुआ वो 2x हुआ, वो 2x हुआ, ठीक है। वो 2x स्ट्रिंग कहां से आएगा, ऊपर तो फिक्स है, ऊपर से आएगा नहीं, नीचे से आएगा, नीचे ही मूवेबल है, यानी कि ये जो ब्लॉक है वो 2x मूव करेगा। वही 2x में से x यहां दिखेगा और x ऊपर चढ़ के यहां दिखेगा, और ये 2x स्ट्रिंग इधर से ही आएगा ना, यानी ब्लॉक 2x मूव करेगा, ब्लॉक 2x मूव करेगा। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा दिमाग लगाइए, उतना इक्वेशन पुट मत करो, कंस्टेंट इक्वेशन और ये सब जो है जरूरत नहीं है उसका, कॉमन सेंस है भाई। पुली को x मूव करोगे तो x ऊपर जरूरत पड़ेगा, x नीचे जरूरत पड़ेगा, तो ये 2x एक्स्ट्रा स्ट्रिंग है कहां से आएगा, जिधर से मूवेबल है उधर से आएगा, ब्लॉक मूव करेगा 2x, ब्लॉक विल मूव बाय डिस्टेंस ऑफ 2x, यही प्रूफ करने बोल रहा है, ठीक है। यानी इफ पुली मूव्स बाय डिस्टेंस ऑफ x, block moves by a distance of 2x. If pulley moves by a distance of x, block move by a distance of 2x. If pulley is moving by a distance of x, block moves by a distance of 2x. ठीक, ओके। अब देखो, अब आपको एक्सेलरेशन ही पूछा है, यहां देखो क्या लिख रखा है, मासलेस पुली है बी, बी इज मासलेस। बी का अगर पुली का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो तो क्या फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा बताओ, इधर से बंदा फोर्स लगा रहा है एफ, पुली का जो मासलेस पुली है ना उसका फ्री बॉडी डायग्राम पूछना है आपसे, जो मासलेस पुली है उसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा। इधर से तो एक्सटर्नल एजेंसी एफ फोर्स लगा रहा है, कोई आदमी खींच रहा है एक्सपेरिमेंटर, और इधर 2 स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, सॉरी टेंशन लगेगा, स्ट्रिंग के डायरेक्शन में टेंशन लगेगा। सो व्हाट इज नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट, F minus 2t. What is net force towards right? अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन लेंगे, what is net force in positive x direction? Total force in positive x direction minus total force in negative x direction, and that should be equal to mass into acceleration of the pulley. What is mass of the pulley? 0. Acceleration कुछ भी हो,
ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड जीरो ही हो जाएगा क्योंकि मास जीरो है, पुली का मास जीरो है, मास इंटू एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि मास जीरो है ना, मास इज जीरो। तो यहां से क्या आ गया हमारा, F minus 2t is 0, so the t is F upon 2, t is F upon 2। और इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या ड्रा करोगे भाई, इधर टेंशन T लग रहा है, दो फोर्स और लग रहा है, बट उसका नीड नहीं है, एक mg लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है जो अर्थ लगा रहा है, बट वर्टिकल डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम में है, तो n माइनस mg विल बी 0, इससे कोई फायदा नहीं होगा आपको। और इधर एक्सेलरेशन मान लो कि a एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू ma, और t क्या है, F by 2, so acceleration of the block is F by 2। तो ये a और ये a अलग अलग है, ठीक है, समझ में आ रहा है जी, क्लियर है, नहीं क्लियर है तो जहां भी पढ़ रहे हैं, ये ब्लॉक का हो गया, ये ब्लॉक का हुआ ना, पुली का इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट x है तो इसका 2x है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट अगर a होगा तो इसका 2a होगा, या उल्टा बोल सकते हैं, अगर इसका a होगा तो इसका a by 2 होगा। भाई इसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसी रेशियो में एक्सेलरेशन भी होगा ना, तो अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन a by 2 हो जाएगा, या इसका a है तो इसका 2a हो जाएगा, वैसा लिख लो, एक ही बात है। तो हमने a लिख दिया तो कोई बात नहीं, अगर इसका a है तो पुली का क्या हो जाएगा, पुली एक्सेलरेशन विल बी a by 2, where a is the acceleration of the block, तो कितना आ जाएगा, a पुली F by 4 है, ठीक है, is it clear? If not clear you can ask, ठीक है, और क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं सवाल, ठीक है। कितना क्वेश्चन है भाई, अच्छा बस, ठीक, देखो क्या बोल रहा है, ए स्मूथ रिंग ऑफ मास m कैन स्लाइड ऑन ए फिक्स हॉरिजॉन्टल रॉड, ठीक है, द स्ट्रिंग टाइड टू द रिंग, ये रिंग है देखो, ये रिंग है, ठीक है, और ये रिंग इधर स्लाइड कर सकता है, फ्री है, स्लाइड चूड़ी टाइप का है, ठीक है, स्ट्रिंग टाइड टू द रिंग, स्मूथ रिंग A of mass m can slide on the fixed rod है, ये रॉड है आपका, ठीक है, इसी रॉड, अच्छा, a string tied to the ring passes over the smooth pulley, ये पुली से पास कर रहा है, ये पुली है, ठीक है, हाँ, और कैरीज ए बॉडी ऑफ सी का मास क्या है, इसका मास तुम्हारा m है तो इसका जो है 2m है, as shown at the instant the string between ring and pulley makes an angle theta with the rod, ठीक है, थीटा एंगल रॉड से बना रहा है, show that if the ring slides by an angle of by a speed v, the block descend by v cos theta, अगर ये रिंग जो है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये जो है नीचे के डायरेक्शन में v cos थीटा से मूव करेगा, ठीक है, हो जाएगा, ये तुम्हारा देखो रॉड है, ठीक, ये रॉड है, और तुम्हारा ये रिंग है, रिंग ऐसे है आ रहा है, ये तुम्हारा जो है पुली हो गया, ठीक,
इस पे स्ट्रिंग पास होके इस तरह जा रहा है, यहाँ टंगा हुआ है 2m और ये है m। ठीक, इस पूरे जब रिंग मूव करेगा और जब बॉडी नीचे जाएगा तो एक चीज है जो हमेशा ही सेम रहेगा, एक चीज है जो हमेशा ही सेम रहेगा और वो है ये डिस्टेंस। नहीं, ये रिंग आगे जाएगा या ब्लॉक नीचे जाएगा तो एक जो टर्म, एक जो चीज है इस फिगर में जो हमेशा सेम रहेगा और वो है आपका ये डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस मान लो d है, तो ये d किसके, अगर मान लो ये जो है सपोज करो ये d है और इसका वेलोसिटी है, मान लो ये x है तुम्हारा, सपोज करो ये x है और ये डिस्टेंस मान लो l है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा dx बाई dt, इसका वेलोसिटी क्या है dx बाई dt और इसका वेलोसिटी क्या है dl बाई dt। भाई जिस रेट से l घटेगा उसी में माइनस कर दोगे तो वेलोसिटी इसका आ जाएगा ना। भाई जितना ये l जिस रेट से डिक्रीज करेगा ना वही इसका वेलोसिटी हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ दैट। और जिस रेट से ये x घटेगा वही रिंग का वेलोसिटी हो जाएगा, वही रिंग का वेलोसिटी हो जाएगा। अब हमेशा ध्यान रखिए d कांस्टेंट है, d क्या है x और l के टर्म्स में, d इज d स्क्वायर इज l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड d स्क्वायर इज कांस्टेंट। ठीक है, when d स्क्वायर इज का, देखो l और x एज द टाइम पासेस ऑन l भी घट रहा है x भी घट रहा है, l भी घट रहा है x भी घट रहा है। ठीक है, लेकिन d सेम रह रहा है, l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज रिमेनिंग कांस्टेंट। एल स्क्वायर, ऐसा ही कोई कांस्टेंट चूज करना होता है, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रिमेनिंग कांस्टेंट। तो इसका डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ डी स्क्वायर विल बी 0 और ये क्या हो जाएगा डी एल बाई डी टी, ये क्या हो गया 2x dx बाई डी टी। ठीक है, इक्वल टू 0, ये l हो गया और dl बाई डी टी क्या है, dl बाई डी टी इज बेसिकली दिस वेलोसिटी। ये अगर v लिए हो इसका वेलोसिटी तो इसको लो v डैश। ठीक है, ये हो जाएगा v डैश माइनस x इंटू वी, यानी v डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा x बाई एल इंटू वी। और x बाई एल क्या है, ये आपको एंगल दे रखा है यहाँ पे, x बाई एल इज cos थीटा। यानी if ring moves by an angle of theta, sorry v, if ring moves with a velocity v, the mass will come down with velocity v cos theta, v cos theta. With what acceleration will the ring start moving if the system is released from rest and theta is given to you? निकाल लो यार, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो, कुछ है नहीं। जब भी क्वेश्चन है फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए। ठीक है, रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो जाएगा, इधर एक तो इधर टेंशन लग रहा है, ठीक है, एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा इस डायरेक्शन में, तो दूसरे कलर में करते हैं यार। एक तो इधर टेंशन लग रहा है रिंग के ऊपर और एक रॉड जो है नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। ठीक, हैंगिंग मास का निकाल लो, एक 2mg, ठीक है, और एक टेंशन, यहां भी mg लगेगा। रॉड नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ना भाई, रॉड जो है नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। रॉड क्या कर रहा है, रॉड जो है अब देखो इस डायरेक्शन में मोशन को कंस्ट्रेन कर रहा है। हाउ, बाय अप्लाइंग नॉर्मल रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, हालांकि उसका जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, बट फिर भी करते हैं इसको। ठीक है, 2m जो है इट इज इंटरेक्टिंग विथ होम, इट इज इंटरेक्ट है, टी ऊपर नहीं लगेगा यार, सॉरी सॉरी सॉरी, ये टी ऊपर लगा दिए हैं, गलत है ये। हमेशा ही जो टेंशन है वो हमेशा ही हम लोग इधर लगाते हैं, स्ट्रिंग के डायरेक्शन में लगाते हैं। तो स्ट्रिंग का डायरेक्शन क्या है, सॉरी
स्ट्रिंग का डायरेक्शन इधर है, हमेशा ही टेंशन स्ट्रिंग के डायरेक्शन में लगाई है, ठीक है, हमेशा ही टेंशन जो है स्ट्रिंग के डायरेक्शन में, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है, यानी ये थीटा एंगल हो जाएगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कर लो, चूज ए नाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम सच दैट मोस्ट ऑफ द फोर्स कम्स अलोंग एक्सिस। यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम ये ले लो एक्स वाई, यहाँ पे भी ये ले लो, ठीक है, ओ शिट, सही था वो, इसलिए पुली के पास टेढ़ा है रॉड, 2m का तो ठीक था यार, सॉरी सॉरी वेरी सॉरी, 2m तो ठीक है, 2m का तो स्ट्रिंग नीचे ऊपर ही है, ये 2mg ही हो जाएगा, ये तो टेंशन ही रहेगा यार, 2m के पास तो स्ट्रिंग वर्टिकली अपवर्ड है, 2m के पास स्ट्रिंग जो है ना वर्टिकली अपवर्ड है, वो ठीक है यार, हम देखे और शुरू में सही देखे, बाद में हम थोड़ा सा ना गलत देख लिया, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो, अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब जो ये रिलेशन तुम्हारा वेलोसिटी के बीच में है ना, वही रिलेशन एक्सेलरेशन का भी हो जाएगा, ठीक है, तो डेरिवेटिव लोगे तो वही रिलेशन जो है ना एक्सेलरेशन का भी वही रिलेशन हो जाएगा तुम्हारा, एक्सेलरेशन विल आल्सो फॉलो द सेम रिलेशन, ठीक है, ठीक है, तो जो रिलेशन वेलोसिटी के बीच में है वही रिलेशन का एक्सेलरेशन के बीच में भी हो जाएगा, डेरिवेटिव ले लोगे तो क्या आ जाएगा, ए डैश विल बी इक्वल टू ए cos थीटा, जस्ट आफ्टर रिलीज्ड ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है, a is the acceleration of the ring and a dash is the acceleration of the body of mass 2m, ठीक है, तो अगर मान लो ये इधर जा रहा है तो ये a डैश हो गया और ये रिंग इधर जा रहा है a हो गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिए हैं, ठीक है, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन विल बी 0, बट उससे कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, नेट फोर्स इन नेक्स्ट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, t cos थीटा इक्वल्स टू एम है, वाई डायरेक्शन में अगर नॉर्मल रिएक्शन वगैरह पूछता है तो वाई डायरेक्शन में भी आप इक्वेशन लिख सकते हैं, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, जो तुम्हारा रिंग है, रिंग का मोशन सिर्फ अलोंग द रॉड है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, लिख लो ऐसे, कंप्लीट हो जाएगा, n माइनस एम जी टी साइन थीटा इक्वल टू 0, बट ये इक्वेशन यूजफुल नहीं हुआ तुम्हारे लिए, ठीक है, और यहाँ ए डैश इज द एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, 2mg माइनस टी इक्वल्स टू 2m ए डैश, तो इक्वेशन क्या क्या आ गया है, ये अलग करो भाई, एक इक्वेशन आ गया आपका t cos थीटा इक्वल्स टू एम ए, और दूसरा इक्वेशन आ गया 2mg माइनस टी इक्वल्स टू 2m ए डैश, और ए डैश क्या है, ए डैश जो है a cos थीटा के बराबर है, ठीक है, तो इसको लिख लो ऐसे, t इक्वल टू एम ए बाई कॉस थीटा, ये इक्वेशन 1 ले लो और इक्वेशन 2 ले लो, और 1 और 2 जोड़ दो, 1 और 2 जोड़ दोगे तो t कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 2mg इक्वल्स टू 2 cos थीटा 1 बाई cos थीटा एम है, क्या निकालने बोल रहा है तुमको, एम कैंसिल हो जाएगा, एक्सेलरेशन पूछा है, किसका एक्सेलरेशन पूछा है, रिंग का, तो रिंग का एक्सेलरेशन ये है, ये क्या आ जाएगा, A will be 2g cos theta आ जाएगा, ठीक है, मिला लेते हैं एक बार, तो कैपिटल एम का वैल्यू तो दे रखा है यार, फिर भी आंसर कैपिटल एम में लिखा है,
आंसर कैपिटल एम में लिखा हुआ है, कैपिटल एम का वैल्यू दे रखा है, 2m दे रखा है, ठीक है ऐसे हमारा कैपिटल एम और स्मॉल एम में लिख रखा है आंसर, बट कैपिटल एम का वैल्यू दे रखा था ना क्वेश्चन में, तो हमने वो पुट कर दिया है, तो आंसर ये आ गया, दे रखा है कैपिटल एम का वैल्यू, थीटा का ये वैल्यू दे रखा है, थीटा भी निकाल ही लो बल्कि, है ना, थीटा का भी वैल्यू दे रखा है, कॉस थीटा, थीटा 30 डिग्री दे रखा है तुमको, तो क्या आ जाएगा 2g, का वैल्यू दे रखा है क्या, 9.8 होता है ऐसे तो 9.8 ले लेंगे हम लोग, 2 इंटू 9.8 cos थीटा ये √3/2 एंड 2 इंटू 3/4 + 1, तो कितना आ जाएगा 5, कैलकुलेटर है क्या, टू इंटू 9.8 इंटू 1.732 भागा 5, 6.78, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, ओके क्लियर है। सवाल देखो सब कुछ नहीं, फ्री बॉडी डायग्राम सही से ड्रा कीजिए, फ्री बॉडी डायग्राम सही से ड्रा कीजिए, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन बनेगा, जेई का ही बनेगा, ठीक है, इसी का नहीं, आईआईटी जेई का भी क्वेश्चन बहुत इजीली तरीके से बनेगा, ठीक है, आगे चलें, ये क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या बोल रहा है, ए लाइट रोप फिक्स्ड एट वन एंड ऑफ द वुडन क्लैंप, ये वुडन क्लैंप है, ये टी लिख दिया है लोगों ने, ये आपका वुडन क्लैंप है, ठीक है, ये वुडन क्लैंप है, यहाँ पे रस्सी का एक हिस्सा जो है वो बांध दिया है जोर से लोगों ने, ठीक है, ये वाला, ये हिस्सा, अच्छा क्या बोल रहा है, और इट मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड, देखने में तो 30 डिग्री नहीं लग रहा है, लेकिन आप मान के चलिए कि ये एंगल जो है 30 डिग्री है, इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड, ग्राउंड से, ये ग्राउंड है आपका, दिस इज ग्राउंड, इससे 30 डिग्री एंगल बना रहा है, क्या, ये आपका लाइट रोप, दिस इज लाइट रोप, ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है ग्राउंड से, ए मैन वेइंग 60 kg वांट टू क्लाइंब अप ए रोप, ये जो आदमी है वो रोप क्लाइंबिंग कर रहा है, ठीक है, वुडन क्लैम्प कैन कम आउट ऑफ द ग्राउंड इफ अपवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन 360 न्यूटन, अगर इस क्लैम्प पे 360 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो ये क्लैम्प उखड़ जाएगा ग्राउंड से, जो खूटा गाड़ा है ना ग्राउंड में, वो खूटा बाहर निकल जाएगा, ठीक है, अगर 360 डिग्री तुम उस पर फोर्स लगाओगे अपवर्ड डायरेक्शन में, तो फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन विथ विच मैन कैन क्लाइंब सेफली, ठीक है, बढ़िया बात है, ठीक है, अब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ मैन का और क्लैंप का, क्लैंप का और मैन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ये मान लो क्लैंप ग्राउंड में गड़ा हुआ है, ठीक है, तो क्लैंप पे क्या क्या फोर्सेस लग रहा है बताओ, क्लैंप पे एक तो टेंशन लग रहा है, हमें तो टेंशन से ज़्यादा मतलब है, ठीक है, ये क्लैंप पे इस डायरेक्शन में एक टेंशन फोर्स लग रहा है, ये टेंशन फोर्स एंगल 30 डिग्री बना रहा है ग्राउंड के साथ, ठीक, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, जिधर रोप होता है उधर ही टेंशन होता है। अब मैन का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, मैन किससे किससे इंटरेक्ट कर रहा है बताओ, with whom man is interacting, man is interacting with the ground, क्या वैल्यू है, क्या इसका वजन है जी 60 मास है, 60 जी वेट हो गया, और मैन किससे इंटरेक्ट कर रहा है, रोप से,
मैन इज इंटरेक्टिंग विद द रोप ऑल्सो, और द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज टी। जितना फोर्स है वो रोप को नीचे पुल करेगा, रोप उतना ही फोर्स उसको ऊपर पुल करेगा, और जितना फोर्स है वो पुल करेगा वही रोप का टेंशन भी हो जाएगा, वही रोप का टेंशन भी हो जाएगा, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। अब क्या बोल रहा है जी, एक तो बोल रहा है कि एक क्लैंप तुम्हारा उखड़ जाएगा अगर वर्टिकल डायरेक्शन में तुम 360 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाओगे तो, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स क्या लगेगा इस पे, T sin 30 and this should be less than 360 Newton. If you want the खूटा to be safe, ये खूटा को तुम सेफ रखना चाहते हो, ये उखड़े नहीं, क्योंकि उखड़ेगा तो आदमी गिर जाएगा नीचे, ठीक है। तो आपको जो टेंशन होना चाहिए, जो मैन रोप को पुल कर रहा है, जितना फोर्स है मैन रोप को पुल करेगा वही उसका टेंशन हो जाएगा। तो मैन शुड नॉट पुल द रोप विथ अ फोर्स सच दैट T sin थीटा, T sin 30 डिग्री बिकम्स मोर देन 360। ऐसा होगा तो आदमी गिर जाएगा, ठीक है, उसको चोट लग जाएगा। और ये फ्री बॉडी डायग्राम आदमी का हो गया, ठीक। अब यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया हमारा sin 30 क्या होता है, 1/2 होता है। यहां से एक चीज आ गया, T मस्ट बी लेस देन 720 न्यूटन, ठीक है। और क्या बोला, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ विच मैन कैन क्लाइंब सेफली। देखो एक्सेलरेशन क्या होगा, इफ द मैन इज क्लाइंबिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ से एक्सेलरेशन a, so if a is the acceleration in upward direction, then as per Newton's third law, the net force in upward direction is T minus 60g and this would be equal to 60a, ठीक है। So if you want to maximize a, you have to maximize t, है ना। If t goes maximum, then a will go maximum, ठीक है। तो a maximum is what, that is equal to t maximum upon 60 minus j। अब t maximum कितना है, 720, और g 10 ले लो, 12 छक 72, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कम एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा तो टेंशन जो है 720 से कम रहेगा और खूटा बरकरार रहेगा, खूटा जो है वो ऊपर बाहर नहीं निकलेगा। और जैसे ही वो 2 से ऊपर जाएगा वो फोर्स कुछ ज़्यादा लगाने लगेगा और उस केस में जो टेंशन है, टेंशन जो है T, वो 720 से अधिक हो जाएगा। तो उस केस में T sin 30 360 से अधिक हो जाएगा और उसके खूटा जो है उखड़ जाएगा। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज 2, मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज 2, ठीक है। सिंपल है, जितना बड़ा क्वेश्चन है उससे तो छोटा आंसर है जी, है ना। जितना बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो कितना 5 लाइन का है, आंसर बहुत कम है, छोटा है, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, आपको लॉजिकली एनालाइज करना है, सवाल बनेगा, कोई इशू नहीं है। ये देखो क्या लिख रहा है, 3 ब्लॉक of mass m1, m2, m3 are connected as shown in figure. All the surfaces are frictionless, string and pulley are light. Find the acceleration of m1. m1 का acceleration निकालो, निकाला जाए, क्या दिक्कत है। मान लो कि ऑब्जर्वर यहाँ है, सपोज करो here is the observer, ये क्या देखेगा, पहली बात ये जो मास m1 है, सपोज करो इसका एक्सेलरेशन a है, सपोज करो मास m1 का एक्सेलरेशन a है, ठीक। तो पुली भी एक्सेलरेशन a से नीचे जाएगा, पुली भी एक्सेलरेशन a से नीचे जाएगा, ठीक। अब मान लो कि m2 और m3 का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू पुली b, m2 और m3 का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू पुली b के रिस्पेक्ट में m2 मान लो a' से ऊपर जा रहा है तो m3 जो है a' से नीचे आएगा। b के रेस्पेक्ट में ध्यान दीजिए कि क्या बोल रहे हैं, b के रेस्पेक्ट में मान लो कि पुली b के रेस्पेक्ट में, मतलब b पे ऑब्जर्वर रख दे
तो वो देख रहा है कि m2 ऊपर जा रहा है a डैश से और m3 ऑफ कोर्स a डैश से नीचे आएगा, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन इसके रेस्पेक्ट में अलग होगा। जैसे अगर b पे को ऑब्जर्वर होगा तो b पे जो ऑब्जर्वर होगा b का मोशन को इनहेरिट करेगा, क्योंकि वो b का मोशन इनहेरिट करेगा तो b के अंदर कोई मोशन देखेगा नहीं। उस केस में वो m2 को मान लो ऊपर जाता हुआ देख रहा है, m3 को नीचे आता हुआ देख रहा है, तो ये ऑब्जर्वर के हिसाब से क्या एक्सेलरेशन सबका होगा, ये ऑब्जर्वर के हिसाब से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये ऑब्जर्वर के हिसाब से देखो ये पूरा सिस्टम जो है ना वो a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है और सिस्टम के अंदर m2 ऊपर जा रहा है, m3 नीचे आ रहा है। तो जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे होगा वो क्या देखेगा, वो देखेगा कि भाई m3 जो है वो a प्लस a डैश से नीचे आ रहा है और m2 जो है वो a से नहीं बल्कि a माइनस a डैश से नीचे आ रहा है। बात समझ में आ रहा है जी? फिर से सुनो, मान लो m1 जो है a एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, तो पूरा जो सिस्टम है b विथ m2 एंड m3 पूरा का पूरा सिस्टम नीचे आएगा कितने से, a एक्सेलरेशन से। अब उस सिस्टम के अंदर मान लो b के रेस्पेक्ट में m2 ऊपर जा रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन जो m2 का होगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, जो ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड मेजर करेगा m2 का एक्सेलरेशन, क्या मेजर करेगा, a एक्सेलरेशन जो कि वो इनहेरिट कर रहा है, ठीक है, माइनस a डैश, क्योंकि इस b के रिस्पेक्ट में वो m2 जो है ऊपर जा रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, a माइनस a डैश इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका क्या होगा, ये इनहेरिट कर रहा है वो भी नीचे है और b के रिस्पेक्ट में भी नीचे है, तो वो जुड़ जाएगा। और इसमें एक कैच है कि हमें तो वैल्यू पता नहीं है, हो सकता है a डैश a से बड़ा हो, अगर a डैश a से बड़ा होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का मतलब है कि वो एक्चुअली ऊपर जा रहा है इसके रेस्पेक्ट में, तो उससे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। वो तो वैल्यू देगा तो वैल्यू से क्लियर हो जाएगा। अगर कोई चीज़ मान लो नीचे आ रहा है से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है, और अगर हम बोलते हैं कोई चीज़ नीचे आ रहा है माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो इसका मतलब वो एक्चुअली ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। मतलब हम कहें कि दिस बॉडी इज फॉलोइंग विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि इफ दिस बॉडी इज फॉलोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट एक्चुअली मीन्स कि दिस बॉडी इज एक्चुअली गोइंग अप विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीन्स falling down with minus 2 meter per second square in downward direction is same as saying going up with 2 meter per second square in upward direction, ठीक है। हाँ, ये आई थिंक इट इज क्लियर। तो हमने माना है कि लेट एक्सेलरेशन ऑफ m1 बी a and acceleration of m2 and m3 with respect to b is a dash, right, then the net acceleration as observed by this observer, हम लोग ये ऑब्जर्वर इसलिए ले रहे हैं, ये इनर्शियल ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये इनर्शियल ऑब्जर्वर है, ये न्यूटन्स लॉ लगाने के काबिल है। तो ये ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग m1 तो a से जा रहा है, लेकिन m2 जो है उसका नेट एक्सेलरेशन a माइनस a डैश होगा, a जो कि वो इनहेरिट कर रहा है m1 के मूव करने की वजह से, पूरा सिस्टम उसका इनहेरिट कर रहा है, उससे इनहेरिट कर रहा है, और a डैश जो कि ये ऊपर b के रेस्पेक्ट ऊपर जा रहा है और मतलब वो a एक्सेलरेशन इनहेरिट करता है, नेट एक्सेलरेशन जो होगा a माइनस a डैश इन डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, m3 का a प्लस a डैश इन डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। अब लगा लो इक्वेशन, अब तो कुछ है ही नहीं इसमें, मेन यही समझना है, m1 का निकालना ना, a तुमको निकालना। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं m1 m2 m3 का, ठीक है। m1 हो गया, ये m2 हो गया, ये m3 हो गया। अब यहाँ पे दो स्ट्रिंग है, एक तो स्ट्रिंग ये है तुम्हारा जो m1 से अटैच्ड है और दूसरा स्ट्रिंग ये है। तो मान लो कि इस स्ट्रिंग में टेंशन T है और इसे मान लो T डैश है। सपोज टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज T एंड दिस स्ट्रिंग में टेंशन जो है T डैश है। तो अगर हम पुली का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करें, पुली B का, तो पुली B जिधर रस्सी है उधर ही टेंशन लगा दो। पुली B का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर रहे हैं तो दो रस्सी तो इधर और इधर है, दो लिम्ब, T डैश लगा दिया और एक रोप जो है ऊपर है, ऊपर T लगा दिया। अब एक चीज समझिए, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पुली इज मासलेस, सो व्हाट इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पुली इन अपवर्ड डायरेक्शन, T माइनस 2T डैश, and that should be equal to mass into acceleration, but mass of pulley is 0, so that gives you T dash equals to
T/2, T डैश इक्वल्स टू T/2। समझ में आ रहा है? पुली चूंकि मासलेस है, सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पुली इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। So even if pulley is accelerating, mass is 0, so I can say net force acting on the pulley is 0, right? आइडियल केस है। अब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर दो, तीनों ही ग्राउंड से इंटरेक्ट कर रहा है अर्थ से, तो एक फोर्स लग जाएगा आपका ग्रेविटी वाला। अब M2 और M3 जो है वो रोप से भी इंटरेक्ट कर रहा है। रोप का डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड। T डैश हो जाएगा, T डैश इज T/2 बेसिकली, ठीक है। ये किससे किससे इंटरेक्ट कर रहा है? एक तो रोप से इंटरेक्ट कर रहा है तो T दिखा दिया, एक सरफेस से कर रहा है जो कि उसको उसके मोशन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर रहा है बाय अप्लाइंग नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन। ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। दिस इज योर फ्री बॉडी डायग्राम। जब भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, यू जस्ट ट्राई टू सी द इंटरेक्शन विच द बॉडी हैज विद द सराउंडिंग। जो जो इंटरेक्शन होंगे उनको फोर्सेस के टर्म्स में आपको शो कर देना है। दैट्स व्हाट वी डू इन फ्री बॉडी डायग्राम। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इन फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। वी आइसोलेट द बॉडी फ्रॉम सराउंडिंग and show all the interaction which body has with the surrounding in terms of forces। हम लोग बॉडी को सराउंडिंग से आइसोलेट करते हैं और जो जो इंटरेक्शन उसका सराउंडिंग से होता है उसको हम लोग फोर्स के टर्म्स से दिखा देते हैं, ठीक है। तो वही देखना है कि किससे किससे इंटरेक्ट कर रहा है। इंटरेक्शन दो ही तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है इंटरेक्शन विच इज एट अ डिस्टेंस, जिसमें फील्ड फोर्स से इन्वॉल्व होता है, जहां पे दो बॉडी इंटरेक्ट करते हैं रिमेनिंग एट अ डिस्टेंस, दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। जैसे ग्रेविटी है, अर्थ का इंटरेक्ट, अर्थ से जो हम लोग का इंटरेक्शन है, हम लोग अर्थ के कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगे तब भी हम लोग अर्थ से इंटरेक्ट करते रहेंगे, तो ऐसे फोर्सेस को फील्ड फोर्सेस बोलते हैं। और ग्रेविटेशन छोड़ दो तो बाकी सारे फोर्सेस कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेज है तो बड़ा इजी है देखना, आप बस देख लो किसके किसके कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। वहाँ कॉन्टैक्ट फोर्स लगा दो और एक फील्ड फोर्स mg तो हमेशा लगाओ ही, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि सारा सवाल हम लोग धरती पे कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्वर हमने ये लिया है, क्यों ये लिया है? क्योंकि ये इनर्शियल ऑब्जर्वर है, ठीक है। इनर्शियल ऑब्जर्वर जो है वो काबिल बंदा होता है, वो अपने ऑब्जर्वेशन को फोर्स के साथ कोरिलेट कर पाता है। अगर आप ऑब्जर्वर बी पे ले लेंगे तो नॉन इनर्शियल हो जाएगा, उसके इसमें आपको सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, वो भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। वो करके देखिएगा आप लोग, कोई दिक्कत हो बताना आप। तो ए इज द एक्सेलरेशन हियर। इसका एक्सेलरेशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू, देखो एक्सेलरेशन जो है रिलेटिव होता है। एक्सेलरेशन जो है मोशन डिस्क्राइब करता है, मोशन हमेशा रिलेटिव होता है। फोर्स जो है इंटरैक्शन डिसाइड करता है, फोर्स जो है इंटरैक्शन से निकल के आता है और वो रिलेटिव नहीं होता है। चाहे ऑब्जर्वर कहीं भी लीजिए, ये सब फोर्सेस लगेंगे, ठीक है। हाँ, सूडो फोर्स एक जुगाड़ है जो कि नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर को अपने ऑब्जर्वेशन को कोरिलेट कर पाता है। नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर जो है न्यूटन सेकेंड लॉ के थ्रू सूडो फोर्स लगा के, वो फोर्स एक्चुअली कभी नहीं लगता है, ठीक है। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया जी? a माइनस ए डैश, ठीक। इसका एक्सेलरेशन हो गया a प्लस ए डैश। ओके, अब आपको क्या निकालना? आपको a निकालना है ना। जस्ट ड्रॉ, राइट द इक्वेशन। एक बार फ्री बॉडी डायग्राम देख लिया आपने, ऑब्जर्वर चूज कर लिया। ऑब्जर्वर जैसे ही चूज करेंगे आपका जो है एक्सेलरेशन डिसाइड हो जाएगा। एक्सेलरेशन डिसाइड हो जाएगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कर लेंगे, सही रहेगा। इसको x ले लो, सारे फोर्स एक्सिस के लॉन्ग आ जाए या मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्स एक्सिस के लॉन्ग आ जाए, ऐसा कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग चूज करते हैं। तो रिजोल्यूशन कम से कम करना पड़ता है हम लोग को, कम से कम फोर्स रिजॉल्व करना पड़ेगा उस केस में। वर्टिकल डायरेक्शन में m1 में कुछ नहीं हो रहा है, इट इज इन इक्विलिब्रियम, तो n माइनस m1 जी इज 0। खैर ये इक्वेशन आपके लिए उतना यूजफुल नहीं है। और horizontally net force is t in forward direction and acceleration is a। यहाँ पे acceleration डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो जिस डायरेक्शन में acceleration उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स निकालना है। So what is net force in downward direction for m2? m2g minus t dash, t dash को t/2 लिख दें, equals to m2 a minus a dash। यहां भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो व्हाट इज नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन? टी डैश को t/2 लिख देते हैं, ये क्या आ जाएगा? ठीक,
अब क्या निकालना है हम लोग को, ए निकालना है, तो ए डैश हटाना पड़ेगा हम लोग को। टी का वैल्यू यहां से मिल गया, m1 है, उसको दोनों इक्वेशन में पुट कर दिया जाए। पुट कर देंगे तो क्या बनेगा, ये देखो, m2g माइनस m1a/2 इक्वल्स टू दिस, और ये क्या बनेगा, m3g माइनस दिस। ऑलराइट, अब क्या करेंगे, ए डैश को इलिमिनेट करना है, हो जाएगा इलिमिनेट। एक काम करते हैं ना, m2 से पहला इक्वेशन डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड द फर्स्ट इक्वेशन विथ m2, तो क्या हो जाएगा, g माइनस m1/2m2a, इसको भी डिवाइड कर दो m3 से, ये क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ठीक, अब ए डैश दोनों इक्वेशन जोड़ दोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। क्या आ जाएगा, 2g माइनस m1/2m2 m1/2m3 2a। इस पूरे चीज को उधर लेके चले जाओ तो a आ जाएगा तुम्हारा, a विल बी व्हाट, 2g अपान, ये सारा उधर लेके चले जाओ, फिर डिवाइड कर दो, 2 प्लस 1/2 ऐसे कर दो, ये तुम्हारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द एक्सेलरेशन, ए एक्सेलरेशन m1 का ही तो है, वन बटा, अच्छा 2 को नीचे ले लिया तो 1/4 हो गया। ठीक, ठीक है, सही है, ठीक है जी। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करना है, ऑब्जर्वर चूज कर लीजिए, इनर्शियल ऑब्जर्वर चूज कीजिएगा तो सूडो फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, और नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर चूज कीजिएगा तो सूडो फोर्स लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, अगर सूडो फोर्स लगा करना चाहते हैं वैसे भी कर सकते हैं। देखिए, अगर मान लो ऑब्जर्वर कोई कहे कि हम यहाँ नहीं लेंगे, हम कहें कि हम यहाँ ऑब्जर्वर नहीं, तो यहाँ भी ले सकते हो, उसके ऐसे सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा तुमको, m2a m3a। ठीक है, जितना एक्स मतलब नीचे जा रहा है तो ऊपर लगाना पड़ेगा सूडो फोर्स। सूडो फोर्स लगा करना है इसको, कोई दिक्कत हो बताना, हम इसको करके बताएंगे आपको सूडो फोर्स लगा के भी। सूडो फोर्स तब लगाएंगे जब बी ऑब्जर्वर आप बी पे लेंगे, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर लेंगे, ऑब्जर्वर आप पुली बी से एसोसिएट करेंगे, m1 से अटैच कर देंगे, तब आपको सूडो फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगा। ये ऑब्जर्वर इनर्शियल है, यहाँ सूडो फोर्स लगाने का कोई जरूरत नहीं है, ये इनर्शियल है, यहाँ पे सूडो फोर्स लगाने का कोई नीड नहीं है। ठीक है, ये देखो, ये क्वेश्चन, a particle slides down a smooth inclined plane of elevation theta fixed in a elevator going up with an acceleration a naught. ठीक है, good. The base of incline has a length L. Okay, find the time taken by particle to reach the bottom. निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो दो तरीके से कर सकते हो। अगर ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड लेते हो, इफ यू टेक ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, मतलब ऑब्जर्वर ग्राउंड पे लोगे आप, उस केस में अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम लोग इसका, मान लो ये बॉडी है, मास। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वर इसके अंदर दो एक्सेलरेशन ऑब्जर्व करेगा, एक तो विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन,
ये ऑब्जर्वर इस बॉडी के अंदर दो एक्सेलरेशन ऑब्जर्व करेगा, एक होगा विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन और दूसरा along with the inclined plane। एक तो हो गया कि ये बॉडी जो है इधर जा रहा है और लिफ्ट जो है, लिफ्ट का पूरा वेलोसिटी तो इनहेरिट करेगा ही करेगा, जो एलिवेटर का है उसका पूरा मोशन को इनहेरिट करेगा। तो दो एक्सेलरेशन देख पाएगा ऑब्जर्वर, एक ये और एक ऊपर के डायरेक्शन में। तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करोगे, ठीक है, एक्सेलरेशन को कभी भी फ्री बॉडी डायग्राम में जोड़ के मत दिखाना, ये क्या क्या फोर्स लगेंगे इस पे, mg और नॉर्मल रिएक्शन, यही दो फोर्स लगेगा ना। ये दो ही चीज से इंटरेक्ट कर रहा है, एक इंक्लाइन प्लेन से और एक अर्थ से, ठीक है। अब अगर हम लोग इसमें वो कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा दें तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा, ये x हो गया और ये y हो गया, ठीक है, ये x हो गया और ये y हो गया। अब एक चीज देखो, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम तुम एक्सेलरेशन के लिए यूज किए हो वही कोऑर्डिनेट सिस्टम तुम जो है जो कोऑर्डिनेट सिस्टम तुम फोर्स के लिए यूज किए हो वही कोऑर्डिनेट सिस्टम तुमको एक्सेलरेशन के लिए भी यूज करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन एक अपवर्ड डायरेक्शन में a0 और एक इस डायरेक्शन में है a। तो यही जो हरा रंग का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा किया ना जी, ये वाला x और y, वही कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां भी लगाओ, क्योंकि न्यूटन से कहला वेक्टर इक्वेशन है। तो फोर्स साइड और एक्सेलरेशन साइड दे मस्ट बी रिजॉल्व इन द सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम। फोर्स और एक्सेलरेशन दे मस्ट बी रिजॉल्व इन द सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो अभी देखो क्या है, ये आपका एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये आपका थीटा हो गया, तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा, ऑलराइट, या ठीक। सो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, टेल मी, एन का तो कोई कॉम्पोनेंट एक्स में है नहीं, mg का है। नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज mg साइन थीटा। एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक a माइनस a नॉट साइन थीटा, a माइनस a नॉट साइन थीटा, ठीक है, a माइनस a नॉट साइन थीटा। a नॉट दे रखा है ना तुमको, a निकल जाएगा तुम्हारा यहां से। y डायरेक्शन में भी क्या होगा, y डायरेक्शन में नेट फोर्स इन y डायरेक्शन इज व्हाट, n माइनस mg cos थीटा। एंड व्हाट इज नेट एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, a नॉट cos थीटा। और इसका कोई नीड नहीं है ना। यहां से हम लोग का एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन क्या आएगा बताओ, एक्सेलरेशन इज m कट जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ये हो जाएगा g प्लस a नॉट साइन थीटा, ठीक है। अब इंक्लाइन प्लेन का बेस l है, तो ये कितना हो जाएगा इसका पूरा लेंथ, l बाई दिस लेंथ इक्वल टू cos थीटा, तो l सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम कितना लगना है, टाइम पूछ रहा है ना, 1/2 AT स्क्वायर होता है, तो ट्वाइस इंटू l सेक थीटा अपॉन अंडर रूट, है ना, तो यही होगा ना, l सेक थीटा इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, सेक थीटा को नीचे कॉस थीटा करके लिख दिया है, कोई नहीं। तुम चाहो तो सूडो फोर्स भी यूज कर सकते हो। अगर मान लो जो ऑब्जर्वर है, ये तो ऑब्जर्वर ने ग्राउंड पे ले लिया है, अगर ऑब्जर्वर मान लो लिफ्ट पे ले लेते हो, ऑब्जर्वर इज इन द लिफ्ट, सपोज यू आर हैविंग ऑब्जर्वर इन द लिफ्ट, ये नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर हो जाएगा। ये नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर हो जाएगा तो ये जो है बंदा अपने ऑब्जर्वेशन को
अब चूंकि ये नॉन ऑब्जर्वर यहाँ लिफ्ट के अंदर ले लोगे तो इट विल इनहेरिट ऑल द मोशन ऑफ द लिफ्ट. लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग, सो दिस ऑब्जर्वर विल इनहेरिट दैट एक्सेलरेशन. तो ये नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर हो जाएगा. तो नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर हो जाएगा. अच्छा, उसका ऑब्जर्वेशन भी डिफरेंट हो जाएगा. चूंकि वो लिफ्ट के मोशन को इनहेरिट करेगा इसलिए वो कभी भी लिफ्ट के मोशन को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा. जो जिस फ्रेम में होता है उसके मोशन को इनहेरिट करता है, और चूंकि वो इसके मोशन को इनहेरिट करता है इसलिए वो मोशन को कभी देख नहीं पाता है. इसलिए अर्थ पे हैं हम लोग, अर्थ के सारे मोशन को इनहेरिट करते हैं, और चूंकि अर्थ के हम लोग सारे मोशन को इनहेरिट करते हैं इसलिए कभी भी अर्थ को हम लोग रोटेटिंग या रिवॉल्विंग नहीं पाते हैं. ऐसे ही ये ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर है तो लिफ्ट का सारा मोशन को इनहेरिट करेगा. ठीक है, और चूंकि ये लिफ्ट के सारे मोशन को इनहेरिट करेगा इसलिए वो कभी भी लिफ्ट को मूविंग नहीं पाएगा. तो इसका ऑब्जर्वेशन जो मास m के लिए होगा वो भी अलग होगा. ये क्या ऑब्जर्व करेगा, ये कहेगा देयर इज नो सच एक्सेलरेशन लाइक दिस, द बॉडी इज जस्ट एक्सेलरेटिंग विथ a. द बॉडी इज जस्ट एक्सेलरेटिंग विथ a. बॉडी सिर्फ a से एक्सेलरेट कर रहा है. लेकिन ये अपने ऑब्जर्वेशन को न्यूटन सेकेंड लॉ से कोरिलेट नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि ये नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर है. न्यूटन सेकेंड लॉ जो है नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन के लिए वैलिड नहीं होता है. ठीक है, लेकिन अगर इस पे अपार्ट फ्रॉम ऑल द रियल फोर्सेस, जितने भी रियल फोर्सेस लग रहे हैं उसके साथ साथ अगर एक छोटा सा मॉडिफिकेशन कर दें हम लोग, इफ आई मेक ए स्मॉल मॉडिफिकेशन इन द फ्री बॉडी डायग्राम एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल द रियल फोर्सेस आई अप्लाई ए सूडो फोर्स आल्सो. ठीक है, ये रियल फोर्स लग रहे हैं. अगर आप चाहते हैं कि नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन को हम फोर्स के साथ कोरिलेट करें यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ, तो आपको जो फ्री बॉडी डायग्राम है उसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा. अगर आपका ऑब्जर्वर इनर्शियल है फिर तो कुछ नहीं करने की जरूरत है. जो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा किया है कोई सूडो फोर्स का नीड नहीं है. उसका जो ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल वैलिड क्या बोलेंगे, इसका ऑब्जर्वेशन जो है वो न्यूटन सेकेंड लॉ से कोरिलेट हो सकता है विदाउट अप्लाइंग एनी सूडो फोर्स. लेकिन अगर आप ऑब्जर्वर नॉन यूनिवर्सल ले लेते हैं, लेकिन अगर ऑब्जर्वर आप नॉन यूनिवर्सल ले लेते हैं उस केस में इसका ऑब्जर्वेशन जो है न्यूटन सेकेंड लॉ से कोरिलेट नहीं हो पाएगा अनलेस यू अप्लाई सूडो फोर्स. क्योंकि इसका ऑब्जर्वेशन सिंपल भी है थोड़ा. ये लिफ्ट को रेस्ट पे देखेगा. ठीक है, आइए बॉडी के अंदर सिर्फ एक एक्सेलरेशन देखेगा, स्मॉल है. ठीक है, लेकिन आप इसका ऑब्जर्वेशन को न्यूटन सेकेंड लॉ से कोरिलेट नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि ये काबिल बंदा नहीं है, ये नॉन यूनिवर्सल है. ठीक है, तो लेकिन अगर आप सूडो फोर्स लगा दोगे तो ये नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर का ऑब्जर्वेशन भी न्यूटन सेकेंड लॉ से कोरिलेट होने लगेगा फोर्स के साथ. ठीक है, तो आपको जो अगर चाहते हैं कि इसके ऑब्जर्वेशन पे हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दें तो आपको एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा. ये रियल फोर्स लग रहे हैं वो लगते ही रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा. सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मास ऑफ दिस बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर. इस बॉडी का मास जिसका आप एक्सेलरेशन फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर रहे हैं, जिसका आप इक्वेशन लिखना चाहते हैं, उसका मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर. नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर का फ्रेम क्या है, लिफ्ट कितना से ऊपर जा रहा है, ए नॉट से. तो सूडो फोर्स क्या हो जाएगा, m इंटू ए नॉट. और डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर. तो जो नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर है उसका फ्रेम जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो आपको जो सूडो फोर्स है वो आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा. सूडो फोर्स जो है आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, दैट इज एम ए नॉट. सॉरी, ये आपका सूडो फोर्स के साथ फ्री बॉडी डायग्राम हो गया. अब एक और सूडो फोर्स लगा दिया. अब इसका जो ऑब्जर्वेशन है आप इक्वेशन से कोरिलेट कर सकते हैं. अब देखो क्या इक्वेशन है, क्या मतलब लिखाएगा. ये देखो पहले हम लोग इसका एक कॉर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर लेते हैं. कॉर्डिनेट सिस्टम ऐसा ड्रा करना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस जो है एक्सिस के लॉन्ग आ जाए. चलो ऐसे ले लो, कोई नहीं. एक्सेलरेशन चूंकि इधर है ना तो इसलिए एक्सेलरेशन के अलॉन्ग ही ले लिया है. एक्सिस सिंगल एक्सेलरेशन है. ठीक है, सो व्हाट इज योर नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन. ये सब एंगल थीटा है ना, ये थीटा एंगल है. नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज n माइनस m1g और ma नॉट दोनों, सॉरी mg और ma नॉट दोनों सेम डायरेक्शन में है. mg और ma नॉट दोनों सेम डायरेक्शन में है. तो mg वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या हो जाएगा, n माइनस mg cos थीटा
माइनस एम ए नॉट कॉस थीटा इक्वल टू 0। ये उतने काम का नहीं है, हमें एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकालना है। सो व्हाट इज नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन? एम जी साइन थीटा प्लस एम ए नॉट साइन थीटा equals to m. So that gives you what? That gives you acceleration equals to same as this. That means जुगाड़ कामयाब है सूडो फोर्स का। सूडो फोर्स का जुगाड़ जो है वर्क कर रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो ये आपका ऑप्शन है कि आप सूडो फोर्स ऑब्जर्वर क्या लेते हो। ऑब्जर्वर बाहर लोगे, सूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। ऑब्जर्वर अंदर ले लोगे, सूडो फोर्स लगाना पड़ जाएगा। ऑब्जर्वर बाहर लोगे, सूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। ऑब्जर्वर अंदर ले लोगे, सूडो फोर्स लगाना पड़ जाएगा, ठीक है, ओके। इट्स योर विश। ऑब्जर्वर चूज करना जो है सवाल करने वाला का डिस्क्रिप्शन है, कहाँ चूज करता है। तो ऑब्जर्वर चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका एक्सेलरेशन वगैरह हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रहे कि न्यूटन सेकेंड लॉ जो है सिर्फ इनर्शियल ऑब्जर्वर को फोर्स के साथ कोरिलेट करता है। अगर आप चाहते हैं नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर का ऑब्जर्वेशन फोर्स के साथ कोरिलेट हो, उस केस में आपको फ्री बॉडी डायग्राम में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम ऑल द रियल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, यू हैव टू अप्लाई ए वन सूडो फोर्स, ठीक है। वो सूडो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी फॉर विच यू आर राइटिंग द इक्वेशन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। उसका डायरेक्शन जो होगा इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्रेम ऑफ नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, ठीक, दैट्स ऑल। ये देखो, द सरफेस shown in figure are assumed to be frictionless. The block of masses slides in the prism, which in turn slides backward on the horizontal surface. Find the acceleration of smaller block with respect to prism. ये देखो, हम लोगों ने एक लेक्चर में बनाया था सूडो फोर्स के ऊपर, उसमें यही सवाल बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, क्योंकि इसी सवाल को यूज करके मैंने सूडो फोर्स पढ़ाया था। तो यू जस्ट वॉच द लेक्चर ऑन सूडो फोर्स। सूडो फोर्स पे एक पूरा लेक्चर बनाया था, 1 घंटे का, 1 घंटे सवा घंटे का होगा, और उसमें इसी क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया था और इसको हमने 2 तरीके से सॉल्व किया था। एक ऑब्जर्वर मतलब बाहर लेके और एक ऑब्जर्वर ऑन द प्रिज्म इंक्लाइन प्लेन, 2 ऑब्जर्वर के मतलब 2 तरीके से सॉल्व किया था, एक बिना सूडो फोर्स का, एक सूडो फोर्स लगा के। सो जस्ट वॉच द वीडियो ऑन सूडो फोर्स। ये सवाल बहुत डिटेल में किया हुआ है, वो पड़ा हुआ है, जहां भी आप वीडियो देख रहे हैं हमारा ये वाला एग्जिस्टिंग, वहीं पे ये भी होगा, ठीक है, ओके। तो इसको करते नहीं है, दोबारा रिपीट हो जाएगा, बहुत बोरिंग हो जाता है रिपीट करना, है ना, ठीक है। और कोई सवाल तो नहीं है मेरे ख्याल से, फिर ऑब्जेक्टिव वगैरह होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो दिस इज व्हाट वी हैड टू डू इन दिस लेक्चर। एस.सी. वर्मा का जो सॉल्व एग्जाम्पल है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का, वो पूरा हम लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है ये करेंगे ऑब्जेक्टिव 1, ठीक है, उसके अगले क्लास में जो है ऑब्जेक्टिव 2, और फिर एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करेंगे, 10-10 भाग में 10-10 क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।